नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर वो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो सीरीज़ चालू है। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न ही हैं, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो तो वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो वही होते हैं, बस एग्ज़ाम्स में उन्हें घुमा घुमा के पूछा जा सकता है, क्योंकि कोई भी जो नियम है या चाहे कोई भी वो हिस्ट्री है, वो एक बार लिख चुकी है, उसमें वो नया तो कुछ कर सकते नहीं हैं। तो ये वही चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती है, जो किसी न किसी पुराने एग्ज़ाम्स में पूछी गई होती हैं, वो घूम फिर के हमारे एग्ज़ाम्स में आती रहती हैं। तो पॉलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो हम यूपी टेट को पकड़ें और चाहे हम लोग हमारे सुपर टेट को पकड़ें। और आपकी तैयारी यूपी टेट को देखते हुए सुपर टेट में जाने की हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको वो एग्ज़ाम देना है। ये तो सिर्फ पात्रता है, बट वहाँ पर आपकी मेरिट तय होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी बहुत इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन चुनिंदा है और हर एक क्वेश्चन बहुत उम्दा है। ध्यान से समझ के पढ़िएगा और पहले खुद आंसर दीजिएगा, देन आंसर चेक करिएगा। पहला क्वेश्चन है, द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया इन। राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था कब? जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 या फिर अगस्त 1947? पहले अपना आंसर ज़रूर सोचिएगा, फिर आगे चेक करिएगा पॉज करके। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जुलाई 1947। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। आपको मिलान करना है जुलाई 22 1947, जनवरी 24 1950, जनवरी 26 1950 एंड मार्च 22 1947। ये आपके सामने तारीख दी गई हैं और क्या मैच करना है? एडॉप्टेशन ऑफ नेशनल सॉन्ग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, adoption of national emblem by the government, adoption of national calendar by the government and adoption of national flag by the constituent assembly। ABCD दिया गया है, 1 2 3 4 भी गिवन है, आपको मिलान करना है। लंबा क्वेश्चन है, पॉज कर लीजिएगा, आंसर सोचिएगा, देन पीछे आंसर चेक करते हैं। तो उसका सही आंसर होगा, इसको हिंदी वाले भी जो हैं उनको भी देख लीजिए। तो 22 जुलाई को 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत का अंगीकार होना, 24 जनवरी 1950 है, 26 जनवरी 1950 है, 22 मार्च 1957 को जो भी कहते हैं भाई, 67 आई थिंक। एंड संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को अंगीकार करना, सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को अंगीकार करना, सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर को अंगीकार करना एंड संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार करना। तो जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो देख लेते हैं क्या है ऑप्शन नंबर ए। मतलब 4 1 2 3, मतलब 4 1 2 एंड 3, मतलब 22 जुलाई 1947 में एडॉप्टेशन ऑफ नेशनल फ्लैग हुआ है, 24 जनवरी को एडॉप्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग हुआ है, 26 जनवरी को एडॉप्शन ऑफ नेशनल एम्बलम हुआ है और 22 मार्च को एडॉप्शन ऑफ नेशनल कैलेंडर हुआ है। 4 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये क्वेश्चन इसलिए रखे जा रहे हैं अब क्योंकि जूनियर एडेड में इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम लोग भी अपनी तैयारी को उसी हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, devolution of legislative authority by the center to the provinces, and expansion and the reconstitution of central and provincial legislature। तो इनमें से कौन सी बात जो है वो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के लिए सही है? 1 2 3 1 2 4 2 3 4 या फिर 1 3 4? हिंदी वाले बच्चे भी देख लीजिए। तो प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार का हस्तांतरण या फिर केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों का विस्तार और पुनर्गठन। सोच लीजिए सही आंसर क्या होगा पॉज करके। आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 3 एंड 4। 1 3 एंड 4 बिल्कुल सही होंगे। आंसर अपने चेक करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं।
Which of the following act gave representation to the Indians for the first time in the legislature? अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को पहली बार प्रतिनिधित्व प्रदान किया था विधानसभा में? तो देख लेते हैं, इंडियन एक्ट काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और नन ऑफ दीज, मतलब भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड बाय, अच्छा क्वेश्चन है, तो क्राउन ने भारत सरकार को अपने हाथों में लिया था, तो किसके अंतर्गत? चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चार्टर अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 एंड भारत सरकार अधिनियम 1935। तो करेक्ट आंसर है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद क्राउन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने हाथों में ले लिया था। Which of the following was adopted from the Maurya dynasty in the emblem of government of India? आसान क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर जरूर करेंगे। मौर्य वंश के किसके प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से किसे अपनाया गया है? 4 लायंस, चैरिट व्हील, हॉर्स या फिर वर्ड सत्यमेव जयते, 4 शेर, रथ पहिया, घोड़ा या फिर सत्यमेव जयते। तो याद रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 4 शेर 4 लायंस को मौर्य डायनेस्टी के एम्बलम से लिया गया है। Who proposed the preamble before the drafting committee of the Constitution? संविधान का मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या फिर महात्मा गांधी? तो सही ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना पेश की थी। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन, संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? बॉम्बे, कलकत्ता, लाहौर या फिर न्यू दिल्ली? तो आप लोगों को ये क्लियर हो सकता है ऑप्शंस देख के ही कि बिल्कुल न्यू दिल्ली ही सही इसका आंसर होने वाला है। Who was the first foreign minister of India? बहुत आसान क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जॉन मथाई? तो सबको पता है कि जो सही आंसर है दैट इज जवाहरलाल नेहरू। The idea of the Constitution of India was first all given by, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी द्वारा, बी आर अम्बेडकर द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा या फिर एम एन रॉय द्वारा? तो इसका आंसर सोच समझ के दीजिएगा। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे एम एन रॉय जो थे उनके द्वारा लाया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम एन रॉय। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, संविधान सभा के सदस्य थे इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट या फिर ओनली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्राइंसली स्टेट्स? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे, लोगों द्वारा चुने गए थे, सरकार द्वारा नामित थे या फिर केवल रियासतों से प्रतिनिधि कर रहे थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये जितने भी थे ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। इंडिया बिकेम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन, आसान क्वेश्चन है, भारत का एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? सबको पता है, उसकी तारीख है हमारे सी ऑप्शन में जनवरी 26, 1950। Which of the following made the Indian legislature bicameral? निम्नलिखित में से किसने भारतीय विधानमंडल को द्विसदनीय घोषित किया, बनाया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट? निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है?
फंडामेंटल राइट्स, 9th शेड्यूल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल या फिर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक अधिकार, 9वीं अनुसूची, निदेशक सिद्धांत या फिर संविधान की प्रस्तावना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमें प्रूफ करके देता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बी, हाँ बिल्कुल डी दिया था। संविधान की जो प्रस्तावना है ये प्रूफ करती है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में हम मौजूद हैं। सेकुलरिज्म मीन्स, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? सप्रेशन ऑफ ऑल रिलीजियंस, freedom of the worship to minorities, separation of religion from state, a system of political and social philosophy that does not favor any particular religious faith, सभी धर्मों का दमन, अल्पसंख्यकों की पूजा की स्वतंत्रता, राज्य से धर्म को अलग करना या फिर राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की एक प्रणाली जो किसी विशेष धार्मिक के पक्ष में, धर्म के पक्ष में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। That is a system of political and social philosophy that does not favor any particular religious faith। मतलब किसी भी एक रिलीजियस की तरफ अगर हम लोग धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो ही हम धर्मनिरपेक्ष कहलाएंगे। इन अ फेडरल स्टेट, एक संघीय राज्य में क्या क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है आईटी टैक्स के एग्जाम में हुआ था, 1993 में आया था ये क्वेश्चन। स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन द सेंटर, center is more powerful than the states, a presidential form of government functions, where a constitution affects division of power between the center and the states with the safeguards against the transition of jurisdiction। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, राज्य केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं या फिर राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। सरकारी कार्यों का एक राष्ट्रपति रूप या फिर संविधान सुरक्षा उपायों के साथ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन को प्रभावित करता है और अधिकार क्षेत्र में उल्लंघन के खिलाफ जो ये बात करता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन जो होगा वो है ए, स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन द सेंटर, क्योंकि फेडरल संघ की बात चल रही है। Which of one of the following state is correct? Which of the following statement is correct? माफ करिएगा। Preamble of the Constitution is the part of the Constitution and can be amended under Article 368. Preamble of the Constitution is not a part of the Constitution and cannot be amended. Preamble is the part of the basic structure of the Constitution and can be amended only if no change in the basic structure is made, and the preamble can be amended by the Parliament simply by an objective resolution. क्या है सही कथन? संविधान की प्रस्तावना संविधान की हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और इसे तभी संशोधित किया जा सकता है जब बुनियादी ढांचे में कोई बदलाव ना किया गया हो या फिर प्रस्तावना को केवल एक उद्देश्य प्रस्तावना द्वारा संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, जो हमारा प्रीएम्बल है उसको हम कभी भी अमेंड कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि उसकी जो बेस है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि प्रस्तावना संविधान का मूल संरचना का हिस्सा है, इसे तब भी संशोधित किया जा सकता है जब बुनियादी ढांचे में, बेस में कोई बदलाव ना किया जाए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ, भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल है? 395 आर्टिकल, 22 parts and 12 schedules, 371 articles, 21 parts and 11 schedules, 372 articles, 20 parts and 7 schedules, and 381 articles, 23 parts and 8 schedules। 395, 22, 12, 371, 21, 11, 372, 20, 7 या फिर 221, 23 व 8। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 395 आर्टिकल्स हैं, 22 के भाग हैं और 12 उसकी शेड्यूल्स हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज, भारतीय संविधान को क्या माना जाता है? फेडरल, यूनिटरी, पार्लियामेंट्री या फिर फेडरल इन द फॉर्म एंड यूनिटरी इन द स्पिरिट। संघीय, एकात्मक, संसदीय रूप में संघीय और भावना में एकात्मक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ खत्म होते हैं इस सीरीज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। इसी तरीके के टॉप क्वेश्चंस को ही सिर्फ मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा ही हो। यहाँ पर वीडियो लंबी खींचने का कोई मतलब नहीं है, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें हो, थोड़े से टाइम में हो, ताकि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिला। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार देते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। एंड हैप्पी छोटी दिवाली।